Alright, so let's get started with human reproduction. Now, my one single question to all of you before we proceed with the chapter and pick up the pace is, why do humans reproduce? What do you think? Why do they reproduce, And one immediate answer that I'm going to get out of everybody, one ratified answer that everybody has, is that to ensure the continuity of species. Well, to some extent that's true, but I want to know the why of it and not, the actual how of it. But the reason being, अगर हम सोचे ध्यान से तो as individual organisms हम सब मॉर्टल है, राइट? वी आर ऑल मॉर्टल ऑर्गेनिजम्स, यानी हम एक दिन सब मर जाएंगे, ठीक है? और एवरी लिविंग बीइंग दैट यू सी विल इवेंचुअली डाई वन डे और द अदर. तो टू इंश्योर कि जो हमारा जेनेटिक कोड है दैट रिमेन्स ऑन द अर्थ, ठीक है, वी रिप्रोड्यूस. सो बाय रिप्रोडक्शन वी कैन इंश्योर कि जो हमारा ब्लू प्रिंट है, हमारा जेनेटिक कोड है, वो अर्थ पे रहे, राइट? अदरवाइज अगर मान लो ह्यूमन्स फॉर एग्जाम्पल लेते हैं और एनी स्पीशीज़ फॉर दैट इंस्टेंस रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें, ऑल ऑफ देम इवेंचुअली डाई, वो पूरी स्पीशीज़ गायब ही हो जाएगी. दैट स्पीशीज़ विल बी एक्सटिंग्विश्ड फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ, राइट? सो तो अगेन टू इंश्योर परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज, वाई? बिकॉज वी आर मॉर्टल ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद एनसीईआरटी कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंटर्स मेंशन करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस जो होते हैं देयर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, व्हिच इज द फैक्ट दैट both males and females can be distinguished separately in the case of human beings, right? एंड वॉट डू वी मीन बाय दैट? बेसिकली जो दोनों जेंडर्स हैं, यानी मेल और फीमेल, बोथ द सेक्सेस, राइट, दे एक्चुअली डिफर इन अपीयरेंस, अलग अलग दिखते हैं, राइट? आप देख के बता सकते हो कि दिस इज अ ह्यूमन मेल एंड दिस इज अ ह्यूमन फीमेल. उसके बाद अनदर पॉइंटर एनसीईआरटी मेंशन्स इज वाइविपैरिटी. अनलाइक अ लॉट ऑफ एनिमल्स, जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स हो गए, विच ले एग्स, जो एग्स ले करते हैं, दैट्स नॉट द केस विद अस. वी ह्यूमन बीइंग, वी directly give birth to young ones and hence we are viviparous. उसके बाद हमारे में जो एक फीचर दिखता है, that is sexual reproduction. Unlike a lot of lower organisms and including some higher organisms, उनमें asexual reproduction देखने को मिलता है, राइट? तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यूजुअली द ऑफस्प्रिंग विच आर प्रोड्यूस आर रेफर्ड टू एज क्लोन्स, राइट? बिकॉज दे एब्सोल्युटली मिरर इमेजेस ऑफ देयर पेरेंट्स. बट दैट्स नॉट द केस विद अस, राइट? इफ यू लुक एट अस, वी डू नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, राइट? ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अपनी मम्मा जैसे दिखते हैं, बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखते हैं. वी यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ द टू एंड हेंस वी आर वाई? बिकॉज इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स वी आर फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर टू पेरेंट्स वर इन्वॉल्व, ठीक है? व्हाट आर द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? पहली होती है गेमीटोजेनेसिस, विच इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. आप मेल में जो गैमेट्स बनते हैं they are referred to as sperms and hence the process is referred to as spermatogenesis in males. Females में जो गैमेट्स बनते हैं they are referred to as ova, oocyte and hence the process is referred to as oogenesis in females, ठीक है? उसके बाद आता है अब गैमेट्स बनवा लिए. अब गैमेट्स को रखना थोड़ी, अब गैमेट्स बनवाएं तो इवेंचुअली वी हैव टू इंश्योर कि एक दूसरे के पास आ जाए. हाउ डू यू इंश्योर दैट? ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा? इंसेमिनेशन होगा. बेसिकली विल ट्रांसफर द मेल गैमेट्स रेफर टू एज स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वाया कॉपुलेशन, ठीक है? कॉपुलेशन होगी, ठीक है, वेयर देयर विल बी इंसर्शन ऑफ द पीनिस इनटू द वजाइना एंड द मेल्स विल इवेंचुअली ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. वंस दैट हैपेंस देयर विल बी फर्टिलाइजेशन. एक बार वो हो गया, उसके बाद क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी. फर्टिलाइजेशन होगी. और फर्टिलाइजेशन में क्या है? एक बार जैसे ही हमने मतलब किसी मेल ने इंसेमिनेट कर दिया एंड द स्पर्म्स हैव रीच द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. नाउ व्हाट विल द स्पर्म्स डू? बोथ द गैमेट्स वुड वांट टू फ्यूज विद ईच अदर, राइट? इवेंचुअली दोनों गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज कर जाते हैं, दे फॉर्म द जाइगोट, दैट इज रेफर्ड टू एज फर्टिलाइजेशन. एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके बाद जो जाइगोट है इट इमीडिएटली अंडरगोज क्लीवेज डिविजन, यानी एक सिंगल सेल जाइगोट इवेंचुअली डिवाइड होगा. 2 सेल स्टेज, देन यू सी द 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज जिसको मॉड्यूला बोलते हैं, फिर एक 32 सेल स्टेज जिसको ब्लास्टेला बोलते हैं. अभी ब्लास्टेला जो स्टेज होती है ना, इस स्टेज पे बेसिकली होता है नेक्स्ट प्रोसेस विच इज इम्प्लांटेशन. सो बेसिकली जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम होते हैं, ब्लास्टेला आता है एंड इट अटैचेस टू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड हेंस एन इंडिकेशन दैट ओके द बेबी इज रेडी टू स्टे इन द ममाज वूम एंड इज गोइंग टू स्टे इन द वूम फॉर द नेक्स्ट 9 months, राइट? सो एक बार जैसे ही द ब्लास्टोसिस्ट अटैचेस टू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन. एक बार जैसे ही बेबी इम्प्लांट हो गया, नाउ इट इज सर्टेन कि अब बच्चा टिकने वाला है, राइट? तो अब इसके बाद क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी. इन द इंटायर टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विच इज यूजुअली 9 months इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज रेफर्ड एज द जेस्टेशन पीरियड, राइट? एंड वंस द 9 months आर ओवर, द बेबी हैज़ फुली डेवलप्ड, बच्चा पूरा बन गया है, नाउ इट्स टाइम फॉर द बेबी टू कम इनटू दिस not so beautiful cruel world and that is referred to as delivery of the baby aka parturition, ठीक है? आई होप दिस क्लियर टू एवरीबडी. अब देखो डिटेल में हमें पढ़ने व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, राइट? काफ़ी डिफरेंसेस है, बट एक डिफरेंस जो एनसीईआरटी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में मेंशन करती है, व्हिच इज आई हैव रिटन इट सेपरेटली हियर, is that if you compare both the gametogenesis processes, males में spermatogenesis, females में oogenesis. Spermatogenesis जो है वो start होता है puberty में, which is around 13-14 years of age, right? That's
that's when spermatogenesis or the process of sperm formation starts in males. Before that, they're not actively producing. Before they're not producing sperms at all. And spermatogenesis continue hota hai even in older men. So if you see, even at the age of 70, 75, the men, they have the potential to inseminate and produce sperms, but that's not the case with us females, right? हमारे केस में जो oogenesis होता है, it starts in the embryonic life ever since we were in our mama's womb, right? So back when we were little embryos, we were literally babies inside our mother's uterus. हमारे केस में embryogenesis, so हमारा जो oogenesis है वो तभी start हो जाता है, हाँ ठीक है. अब वो halt हो जाता है अलग अलग स्टेज पे, that's different, but it starts there, ठीक है. And it was not something that continues even in older women. You do not see older women actively producing eggs, right? Why? Because it stops. Women may around the age of 45, 50 years, you see menses stopping, which is referred to as menopause, जहाँ पे menstrual cycle stops, right? I hope this is clear to everybody. फिर एनसीईआरटी बात करती है about the types of sex organs. So sex organs को हम basically दो major categories में categorize करते हैं. The female sex, the primary sex organs, and then we have the secondary sex organs. अगर मैं primary sex organs की बात करूँ, primary sex organs are the organs जहाँ पे gametes are produced as well as sex hormones are produced, right? So primary sex organs में basically you have the production of gametes as well as hormones, right? Primary sex organs in the case of males is referred to as testes, as you can see here, and in the case of females it is ovary. अगर मैं बात करूँ secondary sex organs की, secondary sex organs की अगर हम बात करें, so secondary sex organs वो हैं which are not directly involved in the process of gamete formation, right? डायरेक्टली गैमेट्स नहीं बनवा रहे, बट ऐसे ही थोड़ी है कि सिर्फ पूरी रिप्रोडक्शन का मेन एजेंडा है टू प्रोड्यूस गैमेट्स. उसके बाद भी तो वही सारे काम है, गैमेट्स गैमेट्स को नरिशमेंट देना, प्रॉपर डेवलपमेंट कराना, ट्रांसफर कराना. सो दे आर सपोर्टिंग अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एक्सेट्रा, ठीक है. सो एग्जाम्पल देखो ये ओवरी है, उसके अलावा देखो आपके यहाँ पे दिख रही है ना, फिलोपियन ट्यूब हो गई, यूट्रस हो गई, यू हैव द सर्विक्स, यू हैव द वजाइना, ऑल ऑफ दीज आर एक्टिंग एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है. ऐसे मेल्स में देखो ये टेस्टिस तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसके अलावा एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस, and then prostate, seminal vesicle, all of these are acting as secondary sex organs, ठीक है. अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली कहाँ लोकेटेड होता है? पेल्विस रीजन में, बिलो द एब्डोमेन द पेल्विस रीजन इज वेयर इट इज एक्चुअली लोकेटेड. अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम चार कैटेगरीज के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है. सबसे पहले उसमें आ जाता है द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल विच इज रेफर्ड टू एज द टेस्टिस, दैट द वन दैट आई एम हाईलाइटिंग, ठीक है. तो इसमें एक्टिवली हमारे स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे. उसके बाद उसके अलावा आ जाता है डक्ट सिस्टम और द मेल एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है. क्या क्या डक्ट्स, अब देखो कुछ तो इसमें मेंशन नहीं है बिकॉज वो क्रॉस सेक्शन से विजिबल होंगी, बट आपको दिखता है, राइट, आपको पता है, राइट, कि टेस्टिस में बेसिकली यू हैव द रेटे टेस्टिस, ठीक है. फिर रेटे टेस्टिस एक्चुअली लीड्स टू वासाई फ्रेंशिया, वासाई फ्रेंशिया से फिर ये जो पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज वासाई फ्रेंशिया लीड्स टू एपिडाइमिस, फिर जाता है वास डिफरेंस, ठीक है. ऑल ऑफ दीज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट द डक्ट सिस्टम और द मेल एक्सेसरी डक्ट. फिर उसके अलावा कुछ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यू सी दिस पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स. एक्चुअली बच्चा ये डोर्सल व्यू है, पीछे वाली साइड से दिख रहा है, बिकॉज जो यूजुअली हमारे सेमिनल वेसिकल्स होते हैं ना, दे आर बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. एंड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर इज द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है. इसके अलावा एक और जो एक्सेसरीज ग्लैंड्स हैं वो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, वंस दैट यू सी इन ब्लू और आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा. उसके बाद इनके अलावा द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, जो बाहर से विजिबल होती है, तो होती है द पीनस, एंड उसके अलावा द स्क्रॉटम. अब पीनस, आई एम श्योर मोस्ट इफ यू कैन रिलेट, स्क्रॉटम इज वेल, स्क्रॉटम इज व्हाट यू इनफॉर्मली रेफर टू एज द बॉल्स इन द केस ऑफ मेल्स, विच इज नथिंग बट द स्क्रॉटम विच एक्चुअली हाउसेज द टेस्टिस. आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स डिस्कस फर्दर. अब देखो, अगर मैं बात करूँ स्क्रॉटम की, एज आई वाज सेइंग, ठीक है, यार वी टॉक अबाउट द स्क्रॉटम, ओके, लेट्स रिफर टू दिस. अगर स्क्रॉटम की बात करें तो स्क्रॉटम में ना एक्चुअली में इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है. यू सी इंटरनल कंपार्टमेंट्स बीइंग फॉर्म, ठीक है. कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है अंदर से ना, स्क्रॉटम ऐसे थोड़ा सा ऐसे कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है, और स्क्रॉटम इज एक्चुअली हाउसिंग द टेस्टिस. तो स्क्रॉटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस. स्क्रॉटम के अराउंड आपको थोड़े बहुत प्यूबिक हेयर्स भी नजर आएंगे, ठीक है. सो स्क्रॉटम के अंदर प्रेजेंट है टेस्टिस. अब टेस्टिस की पोस्टीरियर यानी पीछे वाली साइड पे और पोस्टीरियर साइड पे थोड़ा प्रेजेंट होती है हमारी ये ग्रीन कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट किया, दिस इज एपिडिडाइमिस. क्या एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होती है? एपिडिडाइमिस एक्चुअली लीड्स इनटू दिस डक्ट विच इज रेफर टू एज द वास डिफरेंस. इसको हम क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस. वास डिफरेंस एक्चुअली लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जाती है, राइट. और इस डायग्राम में इतना एविडेंट नहीं है, बट एफ यू एक्चुअली सी ये जो वास डिफरेंस है, इट एक्चुअली लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जाती है, एंड देन दिस वास डिफरेंस इवेंचुअली फ्यूजेस विद अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल. तो ये सेमिनल वेसिकल एक एक्सेसरी ग्लैंड है, इससे एक डक्ट निकल रही होती है. वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की ये जो डक्ट है, ये दोनों फ्यूज़ करिए बना देते हैं कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट. और ये किस में खुलते हैं? ये खुलते हैं यूरेथ्रा में, ठीक है. तो बेसिकली किडनी से आ रहे हैं यूरेटर्स, यूरेटर्स लीड टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर लीड्स टू द यूरेथ्रा. अब जो यूरेथ्रा इन द मेल इज़ वेरी वेरी लॉन्ग इन कंपैरिजन टू द फीमेल्स, राइट. और जो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट है इवेंचुअली फ्यूज हो जाते हैं यूरेथ्रा में, राइट.
इसलिए जो यूरेथ्रा इन द केस ऑफ मेल्स इट एक्ट्स एज द कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट, मतलब वो यूरिन भी ट्रांसपोर्ट करती है एंड ऑल्सो द स्पर्म्स, राइट, बट ओनली वन एट अ टाइम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। अब नाउ दिस वाज अबाउट द सेमिनल वेसिकल्स ऑन बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, बट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर वन सिंगल ग्लैंड दैट यू सी इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद ऑन आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा यू सी दिस रेडिश कलर ग्लैंड्स, these are referred as bulbourethral glands or Cowper's glands, ठीक है। उसके बाद दिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज रेफर्ड टू एज penis, ठीक है। ऑन द इनर साइड ऑफ इट you definitely see certain erectile tissues, but again okay, तो कुछ erectile tissues भी actually present होते हैं in the one that we've highlighted in pink, जो एक्चुअली में पूरे इरेक्शन में मदद करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है, बट अगेन नॉट रियली रेलेवेंट, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिख रहा है इनलार्ज फ्रंट पार्ट ऑफ द पीनस, राइट, पीनस आगे से थोड़ा सा इनलार्ज होता है, बट इज एक्चुअली रेफर्ड टू द ग्लैंड्स पीनस, द इनलार्ज फ्रंट पार्ट ऑफ द पीनस, ठीक है। उसके बाद जो पीनस है उसके राउंड दिस अ कवरिंग, ठीक है, दिस फोर स्किन जिसे हम प्रिप्यूस बोलते हैं, विच इज द रिट्रेक्टाइल स्किन अराउंड ग्लैंड्स पीनस, इनलार्ज पार्ट के राउंड एक ऐसी स्किन, एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड दैट इज एक्चुअली रेफर टू एज द फोरस्किन और द प्रिप्यूस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। और ये जो यूरेथ्रा है बेसिकली इसकी ओपनिंग इवेंचुअली क्या कहलाएगी, यूरेथ्रल ओरिफाइस और यूरेथ्रल मियाटिस। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू, ठीक है। इफ यू वांट टू हैव अ क्लोजर लुक, हियर आर द टेस्टिकल्स एंड हियर यू सी देयर इज एन इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, ये स्क्रॉटम की इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन और ये रहे टेस्टिकल्स। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। उसके अलावा वी डन विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। जैसे कि बात की थी टेस्टिस की, टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर द डायमेंशन स्पेसिफिकली, ठीक है। लेंथ की अगर मैं बात करूँ, सो लेंथ इज 4 to 5 centimeters, so they are 4 to 5 centimeters long. For example, if you have a closer look, just 1 second, अगर ऐसे हम लेंथ की बात करें, लंबाई में they are 4 to 5 centimeters, और अगर हम ब्रेथ या विथ की बात करें, चौड़ाई की, they are 2 to 3 centimeters. So length is 4 to 5 centimeter, width is 2 to 3 centimeters. Then apart from that, we talk about the location, right? ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? They are extra abdominal, means outside the abdomen. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? Outside the abdomen in a pouch or in a sac-like structure, इसको हम बोलते हैं scrotum, right? The scrotal sac. अब ये scrotum में क्यों प्रेजेंट होते हैं? We're all aware, right? Because spermatogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे नहीं होता है. It requires the temperature which is 2 to 2.5 degree Celsius lower than the body temperature, and hence they are actually present outside the body cavity, because otherwise spermatogenesis होगा ही नहीं, sperms बनेंगे ही नहीं, so how will a male perpetuate, right? So that's the reason. Okay, we're done with this. Okay, उसके बाद अगर मैं बात करूँ या कंपार्टमेंटलाइजेशन की, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो देखो ये है क्रॉस सेक्शन एक टेस्टिस का, ठीक है। अगर मैं अंदर से इसको मतलब अंदर से हम देखें तो एक्चुअली में इट हैज़ मेनी लेयर्स टू इट। ये जो सबसे बाहर की तरफ ये जो वाइट से मैंने हाईलाइट किया, एक्चुअली में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ट्यूनिका, एल्बुजिना, वैस्कुलोसा वजाइनालिस, बट ऑफ कोर्स वैस्कुलोसा वजाइनालिस इज नॉट mentioned in NCERT, and hence we'll refrain ourselves from doing it, especially at the 11th hour, right? At this 11th hour, absolutely not needed. Tunica albuginea की बात करूँ, so it is the covering of the testis, connective tissue around the testis. अब ये tunica albuginea जो white से मैंने represent किया, ये क्या करती है, testis को divide करती है into certain compartments, and these compartments of the testis, these are actually referred to as what? These are referred to as testicular lobules, right? तो tunica albuginea जो है testis को कुछ compartments में divide करिए, देख रहे हो अंदर की तरफ it's folding towards the inner side, और ऐसे क्या compartment से बनते जा रहे हैं। ऐसे इस डायग्राम में तो इतने एविडेंट नहीं है, बट एक्चुअली में देखो यहाँ पे लगभग ये जो हमने बनाया, फॉर एग्जांपल हमारे सबसे तो 1 2 3 4 5 6 7 ओनली इन द डायग्राम you see 7 compartments, but there are 250 such compartments which are actually formed, and inside each compartment you see these highly coiled structures which are referred as seminiferous tubules. 1 to 3 highly coiled structures called seminiferous tubules are present. Seminiferous tubules, they will eventually lead into this structure which is referred as the rete testis, right? Seminiferous tubules eventually lead into this structure जिसको हम rete testis बोलते हैं. अब इस rete testis की duct से eventually the sperm will travel to vasa efferentia. ये जो आपको structures दिख रहे हैं, ठीक है, these are referred as vasa efferentia. These are 10 to 12 in number, ठीक है, 10 to 12 vasa efferentia होते हैं. Then vasa efferentia eventually open up into the epididymis. किसमें open up होते हैं? into highly coiled structures बोलते हैं epididymis. Epididymis के actually में 3 पार्ट होते हैं, the head, body and tail, caput, cauda and corpus, are not needed, which is why epididymis just is enough, ठीक है। फिर epididymis actually opens up into vasa efferentia. किसमें open up होती है? No, it actually opens up into the vas deferens. I'm sorry, it opens up into the vas deferens. I hope this is clear to everybody, ठीक है, कितना समझ आया। अब उसके बाद बात करते हैं आगे। तो जैसे कि मैंने बोला, tunica albuginea जो है divides the testis internally into 250 compartments. testis को internally 250 compartments में divide करती है, right? And yeah, each compartment is referred to as a testicular lobule. Each testicular
testicular lobule is further having 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. Each testicular lobule के अंदर 1 to 3 एक से लेके 3 highly coiled structures होते हैं, इनको हम बोलते हैं seminiferous tubules. Sperms are formed within the seminiferous tubule and therefore they carry to retate testis. अभी जो seminiferous tubule है exactly जब हम बोलते हैं कि testis is the site of sperm production, testis में भी exactly कहाँ पे seminiferous tubules में, ठीक है. और seminiferous में tubules में एक बार sperms बन गए then they'll be carried to retate testis, जैसे कि मैंने बोला they'll actually be carried to this structure which is the retate testis. Retate testis से they'll be carried to vasi frenchia, vasi frenchia से epididymis, right? So they'll be carried to retate testis से vasi frenchia which are 10 to 12 in number. Vasi frenchia से epididymis में which is located along the posterior surface of each testis, और फिर epididymis से eventually vas deferens में. I hope this is clear to everybody. अब vas deferens जो होता है it basically loops over the urinary bladder and receives a duct from seminal vesicle to form a common ejaculatory duct that opens into the urethra, right? So basically अब आप जैसे आगे देखोगे, I'm not very sure ये आगे डायग्राम है मेरे पास कि नहीं, I must have it here. Just a moment everybody. Okay, not specifically this particular diagram, but okay, just give me a moment, we will come back to that diagram, do not worry. Actually में जो vas deferens होती है ना urinary bladder के ऊपर loop over करती है, urinary bladder के ऊपर से ऐसे जाती है. For example urinary bladder ये है तो उसके ऊपर से ऐसे loop होकर जाती है and then it receives a duct from the seminal vesicle just like you saw. फिर ये common ejaculatory duct बनाते हैं और जो common ejaculatory duct है वो किस में खुल रही होती है, वो urethra में खुल रही होती है. I hope this is clear to everybody, ठीक है. Male accessory ducts जो होती हैं they store and transport sperms from the testis to the outside, ठीक है. तो इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी ऐसा बोला जाता है, राइट, ये जो डक्ट्स होते हैं सारी एक्सेसरी डक्ट दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स and transporting the sperms from the testis to the outside through urethra, right? Testis से eventually penis तक, penis से urethra के through बाहर कौन लाया? This all became possible owing to the ducts that were present, right? और फिर एनसीईआरटी बोलते हैं तो urethra originates from the urinary bladder. urethra जो है कहाँ से originate होता है? urinary bladder से originate होता है, extends through the penis, it basically passes through the penis and then it opens to the outside via the opening, जिसको हम urethral meatus बोलते हैं, ठीक है. अब हम एक्चुअली में देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. फॉर एग्जांपल लेट्स से ये टेस्टिस है, ठीक है, दीज आर सो मेनी कंपार्टमेंट. तो इससे मैंने ना एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को दिया और देखो सामने से अगर मैंने उसको कट किया सामने से तो सामने से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आएगा, ठीक है. अब मैं इसे इसका टॉप व्यू ऐसे ऊपर से देखूंगी तो ऊपर से तो मुझे बिल्कुल ही गोल नज़र आएगा, राइट. एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट वी ट्राई टू शो हियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है. तो ये एक्चुअली में क्या है, दीज आर ऑल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्रॉस सेक्शन बेसिकली. अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है ना इट्स इंटरनली लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये रहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अंदर से इट्स लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. कौन से हैं वो 2 तरीके के सेल्स? एक तो है मेल जर्म सेल्स जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, द वन दैट यू सी इन येलो, जो मैंने येलो से रिप्रेजेंट किया है, दीज आर एक्चुअली रेफर टू एज मेल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव nourishment providing cells जिनको हम actually Sertoli cells, nerve cells या testicular cells भी बोलते हैं, ठीक है. So these are the the ones that you see in pink here. These are the nerve cells, Sertoli cells, or testicular cells, multiple names of the same thing, right? I hope this is clear to everybody. तो internally 2 तरीके के cells line कर रहे होते हैं. Apart from that, if we speak outside the space, outside the seminiferous tubule, ये जो space है, खाली space present है पूरा. One single second. ये जो पूरा खाली space present है ना outside this entire empty, मतलब this space is actually referred to as the interstitial space. इस space को क्या बोलते हैं? इस space को हम बोलते हैं interstitial space, ठीक है. interstitial space में भी कई सारी चीज़ें present होती हैं. interstitial space में you see interstitial cells जिनको हम Leydig cells भी बोलते हैं, और these Leydig cells actually produce androgens जिनको हम testosterone बोलते हैं. एंड्रोजन भी कौन सा स्पेसिफिक एंड्रोजन? टेस्टोस्टेरॉन. सो दीज आर रेफर्ड टू एज Leydig cells या interstitial cells which are responsible for the production of testosterone, a very important male sex hormone, ठीक है. उसके अलावा कुछ immunocompetent cells भी present होते हैं, कुछ WBCs which will fight the disease causing organisms, ठीक है. उसके अलावा कुछ blood vessels भी present होती हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू, ठीक है. और देखो ये तो आउटसाइड था बेसिकली इंटरनल लाइनिंग ऑफ द टेस्टिस की 2 तरीके की. इंटरनल लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट, बट ये जो अंदर की तरफ खाली स्पेस है, दिस इज द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट. इफ़ यू वांट टू हैव लाइक अ मोर अप्रोप्रिएट लुक, आप देखो अगर हम ऐसे देखें बाहर की तरफ से तो आप ध्यान से देखिए, दे आर एक्चुअली, देखो यहाँ पे आपको बाहर की तरफ दिख रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे, दीज आर एक्चुअली द वन दैट यू सी इन पर्पल, राइट, एकदम जो डार्क पर्पल नज़र आ रहे हैं, दीज आर द मेल जर्म सेल्स रेफर टू स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है. फिर और उसके अलावा क्या प्रेजेंट है? मेल जर्म सेल्स के अलावा आपको ये जो सेल्स नज़र आ रहे हैं पूरे, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द येलो कलर दीज सेल्स दैट यू सी दीज आर ऑल सर्टोली सेल्स. उसके बाद ये देखो अंदर की तरफ जो पूरा खाली स्पेस है, राइट, दिस इज द ल्यूमन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है. जैसे कि मैंने बोला था
अब इवेंचुअली क्या होता है, जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल होता है इंटरनली लाइंड है बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स, एक है मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोन या दूसरे सर्टोली सेल्स। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो देखो एक्चुअली में ये मेल जर्म सेल्स ही हैं विच विल अंडरगो माइटोटिक एंड मियोटिक डिविजन्स एंड इवेंचुअली फॉर्म द स्पर्म। स्पर्मेटोगोनियम इन मेल जर्म सेल से ही आगे जाके स्पर्म बनेंगे एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट। अभी वो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस में डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी, बट एज ऑफ नाउ यू अंडरस्टैंड। देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक मेल स्पर्मेटोगोनियन, आप देखोगे इवेंचुअली माइटोटिक और मियोटिक डिविजन से इवेंचुअली इन्हीं से जाके बन रहे हैं स्पर्म्स, ठीक है। तो ये मेल जर्म सेल्स एक्चुअली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। और स्पर्म्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, दे आर लोकेटेड टुवर्ड्स द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ल्यूमन की तरफ प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो लाइनिंग है, बाहर की जो लाइनिंग है उसकी तरफ तो एक्चुअली प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स, ठीक है। बट जो स्पर्म्स हैं, एक्चुअल जो स्पर्म्स हैं, इफ यू सी दे आर एक्चुअली प्रेजेंट टुवर्ड्स द साइड ऑफ द ल्यूमन, ल्यूमन की तरफ प्रेजेंट है स्पर्म्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। उसके अलावा वी हैव द सर्टोली सेल्स, जिनको नर्व सेल जैसे स्टेंटिकुलर सेल्स भी बुलाया, ठीक है। नर्व सेल्स बिकॉज नर्व सेल्स टेक केयर ऑफ us and just the way nerve cells take care of us, they take care of the sperms, right? सर्टोली सेल्स एक्चुअली प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्म्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट नरिशमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ ये कुछ और भी डिजिटल फंक्शंस करते हैं विच यू मस्ट मेक अ नोट ऑफ। द फैगोसाइटोस द एक्सेस साइटोप्लाज्म विच हैज बीन रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम दी स्पर्मेटिड्स। अब नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर। अब एक्चुअली में आप देखोगे ना, यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स बने। इवेंचुअली हम सब डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी, बट आई एम श्योर स्पेशली एट दिस 11th hour every single word that I'm saying must be making sense to you, right? तो जैसे कि मैं बोल रही थी, और आई वाज सेइंग राइट, कि बेसिकली जब ये पूरा सब कुछ हो रहा होता है कार्यक्रम, तो इवेंचुअली स्पर्मेटिड तक भी देखो तो अच्छा खासा साइटोप्लाज्म है सेल के पास। बट जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बना तो स्पर्म में से बहुत ही स्पर्म हैज़ वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म, तो जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म है ये सब रिलीज होगा यहीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो इकट्ठा साइटोप्लाज्म एक्सेस इकट्ठा करने से क्या फ़ायदा? सो हु विल ईट अप ऑल दिस, हु विल क्लीन अप ऑल दिस? सर्टोली सेल्स, ठीक है। सो द फैगोसाइटोस द एक्सेस साइटोप्लाज्म विच हैज़ बीन रिलीज। उसके अलावा ये सिक्रीट करते हैं कुछ स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स विच एक्चुअली हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स, राइट। जब स्पर्मेटिड से हमें स्पर्म्स में कन्वर्ट करना होता है ना, तो कुछ स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स रिलीज की ज़रूरत पड़ती है, और ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स को कौन रिलीज करता है? तो सर्टोली सेल्स, ठीक है। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो सिक्रीट ABP विच इज़ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन विच विल बाइंड टू द एंड्रोजन्स टू कॉन्सेंट्रेटेड विद इन टेस्टिस। अब देखो ये स्पर्म की पूरे प्रॉपर मैच्योरेशन के लिए स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स के साथ साथ हमें वो सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स भी लगते हैं। अब वो एंड्रोजन्स प्रोड्यूस कौन कर रहे थे? इसके मैंने बोला लेरिक सेल्स, सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो अब ये जो है बेसिकली हमारे सर्टोली सेल, ये प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो वो जो एंड्रोजन जब बनेंगे वो इन्हीं प्रोटीन से आके बाइंड करेंगे एंड दे कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड एट वन सिंगल प्लेस, ठीक है, फॉर द मैच्योरेशन ऑफ दिस स्पर्म्स, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला इंटरस्टिशियल, ये तो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की जो भी जगह है, दिस इज रेफर्ड एज द इंटरस्टिशियल स्पेस। द स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज रेफर्ड एज द इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में हमें क्या क्या देखने को मिला? वी सॉ द प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, वी सॉ इम्यूनोकम्पिटेंट सेल्स, जिनको WBCs बोलते हैं। उसके अलावा हमें देखने को मिले लेरिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन एंड व्हाट स्पेसिफिकली विच एंड्रोजन, कौन सा सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? इट इज टेस्टोस्टेरोन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर which is मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, राइट। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सेमिनल वेसिकल्स, देन वी हैव द प्रोस्टेट एंड देन वी हैव द बल्बोरेट्रल। 3 मेजर एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, राइट। दे आर एक्चुअली प्रेजेंट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। सो इफ़ आई कुड जस्ट क्विकली शो यू द इमेज, आई मस्ट हैव इट विद मी। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये एक है डायग्राम, थोड़ा 3D व्यू, और एक्चुअली में देखो पीछे की साइड है, दिस इज द डोर्सल व्यू। तो आपको दिख रहा होगा ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ आप क्लियरली देख सकते हो, पीछे की तरफ प्रेजेंट है ये 2 सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो ये सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कहाँ प्रेजेंट है? बिलो द यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर इवेंचुअली किस में ओपन अप कर रहा है? इट्स ओपनिंग अप इनटू द यूरेथ्रा, राइट। ये जो यूरेथ्रा है बेसिकली, ठीक है। अब यूरेथ्रा में आप देखोगे ऑन आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा you see these bulbourethral glands being present. I hope this is clear to everybody, ठीक है। तो लोकेशन विजुअलाइज हो गई। तो सेमिनल वेसिकल्स कहाँ हैं? बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। एंड दे एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू ओके 1 सेकेंड। सो अब ये बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट जो हो गए बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, एंड bulbourethral ऑन आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा। अब ये जो तीनों ग्लैंड्स होते हैं ना, इनके जो ओवरऑल सेक्रेशन होते हैं, इनका जो ओवरऑल कंबाइंड जो फ्लूइड जैसे क्रिएट करते हैं ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स का काम क्या होता है? टू प्रोड्यूस सर्टेन सिक्रीशंस, राइट। तो इनका जो ओवरऑल कंबाइंड सिक्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, राइट। अब ये जो सेमिनल प्लाज्मा है उसमें उसका 60 से 70% पार्ट
सेमिनल वेसिकल से आता है. Like they make up 60 to 70% of the secretion. 60 to 70% is contributed by seminal vesicles. 20 से 25% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड्स और 5 से 10% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स. ठीक है, अब इनकी बात हुई कि ये कैसे प्रेजेंट होता है. सेमिनल वेसिकल्स पेयर्ड थे, आपने देखा था. प्रोस्टेट एक सिंगल ग्लैंड था और बल्बोरेथ्रल, दीज वर 2 स्मॉल ग्लैंड्स. ठीक है, बल्बोरेथ्रल का एक और नाम होता है बच्चा, इनको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड्स. जस्ट रिमेंबर. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. अब देखो, जो सेक्रीशंस होते हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं. अब सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म्स, राइट, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म्स दोनों मिलकर सीमेन कहलाते हैं. ठीक है, व्हाट इज सीमेन? सीमेन इज व्हेन द स्पर्म्स आर बीइंग रिलीज्ड इन द सेमिनल प्लाज्मा. ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा एक तरीके से मीडियम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको तैरना है, आपको स्विम करना है, यू विल ऐसे हवा में तैरोगे नहीं. ठीक है, अगर आपको तैरना है तो यू विल रिक्वायर अ मीडियम टू फ्लोट, राइट. तो वाटर एक्ट्स एज द मीडियम. ऐसे ही अगर स्पर्म्स को इवेंचुअली स्विम करके जाना है तो इनके लिए जो मीडियम प्रोवाइड करता है वो ये सेमिनल प्लाज्मा होता है. एंड सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म टुगेदर फॉर्म द सीमेन, और ये जो इवेंचुअली सीमेन होता है यही रिलीज होता है इनटू द फीमेल्स बॉडी. ओके, एज आई सेड अबाउट द बल्बोरेथ्रल ग्लैंड. बल्बोरेथ्रल ग्लैंड के रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है व्हिच कैटेगोरिकली स्पीक्स अबाउट कि बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं म्यूकस, और ये म्यूकस कहीं ना कहीं मदद करता है इन लुब्रिकेटिंग द पीनिस, राइट. यू कैन क्लियरली सी द penis here, and this actually a bulbourethral gland is what actually helped in lubricating or providing moisture to the penis. I hope this is clear to everybody. Male external genitalia की जैसे हमने बात की, एक तो हो गया स्क्रॉटम, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एक्चुअली टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा हो गया पीनिस. पीनिस एक्चुअली में मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जिसमें इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इफ़ यू क्लियरली सी हियर, ये एक्चुअली में देखो पीनिस को बना रखा है. पीनिस में एक्चुअली ये जो आपको येलो कलर से शो करने की कोशिश किया, येलो एंड पिंक दैट वी ट्राई टू शो, दीज आर एक्चुअली रेफर टू एज basically these are referred to as the erectile tissues. ये क्या होते हैं? erectile tissues, namely, and what are the names? Corpora cavernosa and corpus spongiosum. Not in NCERT and hence no need to remember it at this moment, but एक बार ऑफकोर्स सबको पता तो है ही, राइट. उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये हो गई इरेक्टाइल टिश्यू. उसके अलावा आप देखो कि जो आगे से जो पीनस होती है ना, इट्स रिलेटिवली इनलार्ज. ठीक है, थोड़ी सी मतलब फूली हुई होती है इन सिंपलिस्टिक टर्म्स, थोड़ी सी स्वॉलन, थोड़ी सी ब्रॉड होती है, एंड दैट पार्ट इज रेफर टू एज ग्लैंड्स पीनस. द इनलार्ज फ्रंट पार्ट इज रेफर टू एज द ग्लैंड्स पीनस. ठीक है, एंड नाउ दिस ग्लैंड्स पीनस और दिस इनलार्ज पार्ट इज एक्चुअली कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन. इसके आगे प्रेजेंट होता है एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन जिसको एक्चुअली में हम बोलते हैं फोर स्किन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, आई होप यू हैव बीन ट्राइंग टू स्पीक एट वन सिंगल ब्रेथ. आई नो इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द वोकल कॉर्ड, बट ट्रस्ट मी, if it's worth it and if you truly enjoy it, do let me know. Okay, it'll all be worth it. Spermatogenesis की में बात किया तो if you break the term sperma मतलब sperm and genesis मतलब formation, right. So gametogenesis in male, sperm formation in males. अभी spermatogenesis जैसे कि मैंने बोला शुरू कब होती है? प्यूबर्टी पे होती है. तो प्यूबर्टी पे क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स जो इंक्रीज होते हैं प्यूबर्टी के दौरान. प्यूबर्टी के दौरान ड्यू टू सिग्निफिकेंट राइज इन हार्मोन लाइक GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है, उसके लेवल्स में इंक्रीज आता है. ठीक है, और फिर ये इंक्रीज होगा तो ये इन टर्न गोनाडोट्रोपिन लाइक FSH और LH को इंक्रीज करता है. ठीक है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज हार्मोन्स स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन. तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो ओल्डर मैन में भी देखने को मिलती है. ठीक है, अब एक्जैक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस में होता क्या है? लेट्स क्विकली स्टार्ट. अगर मैं बात करूँ, यू ऑल स्टार्ट विद स्पर्मेटोगोनियम, मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, वो होता है डिप्लॉयड. ठीक है, और इस मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियम में होंगे माइटोटिक डिविजन. माइटोटिक इज इक्वेशनल डिविजन. अब इसमें माइटोसिस क्यों हो रही है? ये स्पर्मेटोगोनियम यार अपनी नंबर तो मेंटेन रखेगा ना, टू मेंटेन इट्स नंबर. स्पर्मेटोगोनिया दे डिवाइड माइटोटिकली टू मेंटेन द नंबर. ठीक है, तो वो माइटोटिकली डिवाइड करता है. इसी में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया, अ फ्यू ऑफ दिस स्पर्मेटोगोनिया दे ग्रो इन साइज, वो ग्रो करते हैं, दे वॉलंटियर एंड दे डिसाइड कि अच्छा ठीक है अब हम एक्चुअली स्पर्म में कन्वर्ट होंगे. तो इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया ही थोड़ा दे डेवलप द कॉन्टेंट और थोड़ा से बड़े हो जाते हैं साइड में, दे ग्रो इन साइज एंड दे एक्चुअली बिकम the primary spermatocyte. ठीक है, that's how simply it's mentioned in NCERT and as of now we'll just follow NCERT. और बिल्कुल कुछ इसी प्रकार होता भी है, ऐसा नहीं. बहुत एग्जैक्ट डिटेल्स जानने के लिए that's something that you will learn when you enter your respective colleges performing your respective courses, whether MBBS, BSc, MSc, whatever. ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनियम ग्रो हुए साइज में एंड दे फॉर्म द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस 1. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड ही है बिकॉज ये स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड से और माइटोसिस से ही माइटोसिस करता जा रहा है. इसी वजह से कुछ स्पर्मेटोगोनिया हैं जो साइज में बड़े हो गए, बस साइज में ग्रो ही तो करें, इनमें कोई डिवीजन तो हुआ नहीं. इसलिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जो फ्लाइडी होती है वो डिप्लॉयड ही होती है. अब इस डिप्लॉयड सेल में क्या होता है? मियोसिस 1. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ मियोसिस 1 और मियोसिस 1 के बाद बनते हैं टू इक्वल साइज्ड हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. क्या बनते हैं? टू इक्वल साइज हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. और हम सबको पता है मियोसिस 1 जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो क्रोमोसोम नंबर ऑटोमेटिकली हाफ हो जाता है, N. तो ऑल द सेकेंडरी
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की बात करें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स या हैप्लॉइड, ठीक है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में होगा मियोसिस 2, ठीक है। तो ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मियोसिस 2 और प्रोड्यूस करेगी 2 स्पर्मेटिड। जैसे ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, विल अंडरगो मियोसिस 2 एंड विल प्रोड्यूस 2 स्पर्मेटिड्स। तो ओवरऑल 4 स्पर्मेटिड्स बने, ठीक है। एंड दीज स्पर्मेटिड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स, कुछ स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स की मदद से these spermatids, these round immotile spermatids will actually get converted into these slender elongated motile sperms, जिनको spermatozoa भी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी। अब कुछ टर्मिनोलॉजी जिसमें बच्चे टाइम एंड अगेन बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं आर द वर्ड्स लाइक दीज।